Hello everyone, welcome back to my channel. I am Sheikh Zoya. I have scored 659 on 720 in NEET 2024. In today's video, I'm going to be talking about the 8-month strategy which are remaining for NEET 2025. एंड लेट मी क्लियर इट आउट वेरी फर्स्ट, आई विल नॉट टेल यू कि आपको किस महीने में कौन सा चैप्टर कंप्लीट करना है एंड किस महीने में कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं. नो, आई वोंट टेल यू दैट. ऑलरेडी आप किसी ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग में एनरोल्ड होंगे एंड उसका सिलेबस चल रहा होगा. सो फॉलो दैट. व्हाट आई विल बी टेलिंग यू इज़ हाउ टू एक्चुअली स्टडी एंड मेक फुल यूज़ ऑफ दोज 8 months so that your selection is guaranteed in NEET 2025. So let's get started. So let's start with this. अभी अगर आप अभी चल रहा है व्हाट इट इज़ अगस्त, सितंबर से पकड़ो, देन दे आर 8 months रिमेनिंग फॉर योर एग्ज़ाम. ठीक है, NEET 2025 के लिए. पहले करंट सिनेरियो की बात करते हैं. करंट क्या चल रहा है अभी NEET 2024 में? बहुत सारी मिसहैपनिंग्स हो गई है. मतलब इतना सारा ऊपर नीचे हो गया है सारा कुछ. देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इरेगुलरिटीज़, द स्कैम, XYZ, एवरीथिंग. इसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ? NTA हैज़ बिकम वेरी अलर्ट. NTA इज़ वेरी अलर्ट नाउ. दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि नेक्स्ट ईयर वो एग्ज़ाम बिल्कुल स्मूथली कंडक्ट करे एंड कोई भी लूप होल ना बचे बीच में. ड्यू टू दिस द एजुकेशन मिनिस्ट्री इज़ ऑल्सो वेरी कंसिडरिंग एट द मोमेंट, बिकॉज दे आर ऑल्सो कीपिंग अ ट्रैक कि NTA क्या कर रहा है, एग्ज़ाम्स कैसे कंडक्ट हो रही है. एंड हाल ही में काफ़ी पेपर की लीक्स भी सामने आए हैं. UGC नेट का पेपर भी कैंसिल हो गया था, NEET PG का पेपर कैंसिल हो गया था. सो कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन इज़ कि NEET 2025 एज इट इज़ बीइंग सेड कि इट विल बी ऑन द टफर साइड. दैट इज़ वेरी ट्रू. कॉम्पिटिशन भी क्योंकि बढ़ रहा है. एंड एक और इसका मेजर रीज़न क्या है कि ड्रॉपर्स आर इंक्रीजिंग. अब देखो इस साल कट ऑफ क्या जाने वाला है, 655 ±5. इस वजह से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो 610 620 स्कोर कर रहे होंगे. दे ऑलरेडी नो अ लॉट. ठीक है, और इनमें से जिनका ड्रॉप लेने का मन है, इनमें से जो ड्रॉपर्स है जो नेक्स्ट ईयर NEET 2025 देने वाले हैं, ये याद रखो कि उनको ऑलरेडी बहुत कुछ आता है क्योंकि उनका स्कोर अच्छा था. अब ड्यू टू द मिसहैपनिंग्स दैट हैव बीन हैपनिंग अराउंड NEET 2024 उसकी वजह से उनका सिलेक्शन रुक गया है. बट दे ऑलरेडी नो अ लॉट. इसकी वजह से क्या होगा ना, कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा NEET 2025 के लिए. अब देखो कि इनमें से कुछ भी हमारे हाथ में है. शुड वी एज एस्पिरेंट्स वरी अबाउट इट? आई वुड से नो, डोंट वरी अबाउट इट. देखो यार, पेपर टफ आए ईजी आए, क्या लेना देना है, पढ़ना तो पड़ेगा ना हमें, और इतनी तैयारी रखनी है कि हमारा सिलेक्शन हो ही जाए. डोंट वरी, डोंट पैनिक. सिनेरियो के बारे में मत सोचो. आपका काम जो है वो करते रहो. वॉट इज़ योर वर्क एज स्टूडेंट्स? योर वर्क इज़ टू स्टडी. सो जस्ट कीप स्टडिंग. वॉट एवर कीप्स हैपनिंग, डू नॉट टेक टेंशन ऑफ द सराउंडिंग्स कि क्या चल रहा है, पेपर बहुत टफ आ जाएगा. ऐसा पेपर कभी नहीं बनाते वो लोग कि इस पेपर सॉल्व ही ना हो 3 घंटा 20 मिनट में. आराम से पेपर सॉल्व हो जाएगा. टफ मतलब क्या होगा, थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाएंगे, कोई बात नहीं, ढंग से कंसेप्ट रिवाइज करके जाओ, हो जाएगा. नेक्स्ट, मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है. ट्राई टू बी ऑन द सेफ जोन विच इज़ 680+. ओके, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. पेपर कैसा भी आए, आप अपनी प्रिपरेशन एकदम तगड़ी रखो, फिर तो सिलेक्शन हो ही जाएगा ना यार. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. रिमेनिंग क्या है? 8 months. मैं अगस्त को काउंट नहीं कर रही हूँ, आई विल काउंट फ्रॉम सितंबर. ओके, सितंबर से लेके मई तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है NEET 2025 को, मोस्ट प्रॉब्ली 4th May विच इज़ द फर्स्ट संडे ऑफ May. इसी को होगा एग्ज़ाम. तो अभी कितने महीने बाकी हैं? 8 months. ट्राई टू डू योर बेस्ट. सारे डिस्ट्रैक्शंस कट ऑफ कर दो. कोई फ्रेंड्स, कोई शादी चल रही है, पार्टी हो रही है, डोंट थिंक अबाउट इट एट ऑल. अपना बेस्ट दो. ये 8 months, डू वॉट एवर यू कैन एंड जस्ट you know what, you can do it. You just have to do it. Just start. Focus and focus. Don't lose your focus. Daily study करनी है. अब कैसे डेली स्टडी कैसे करेंगे? कोचिंग में ऑलरेडी 6 घंटे जा रहे हैं. मिनिमम मैं पकड़ लेती हूँ, एवरेज 6 घंटे की कोचिंग होगी. किसी की मतलब 7 hours भी हो सकता है, ऊपर नीचे ±2. इसमें आपको क्या करना है ना, आपको सेल्फ स्टडी करनी है 4 hours की मिनिमम. एंड में जाते जाते 1-2 महीने के बाद आप उसको क्या करो, सेल्फ स्टडी को 6 to 8 hours पे लेकर चले जाओ. एंड में हो ही जाएगा वो. आई नो कि लास्ट में हो जाता है मतलब. अब पॉइंट क्या आता है कि सेल्फ स्टडी कैसे करें. अब ये मैं आपको बताती हूँ सब्जेक्ट वाइज. सबसे पहले हमारा फेवरेट सब्जेक्ट ले लेते हैं विच इज़ फिज़िक्स. तो देखो इसके कुछ पॉइंट्स है, ये ध्यान में रखो. सबसे पहले क्या करना है, आप अगर ऑफलाइन कोचिंग में हो तो ऑफलाइन कोचिंग में लेक्चर करके आ जाओ. अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो लेक्चर लगा लो. ठीक है, लेक्चर एकदम ध्यान से सुनो. ये फर्स्ट पॉइंट है. लेक्चर में कोई मस्ती मत करो, इधर उधर बातें मत करो. फुल अपने कंसंट्रेशन से समझो टीचर क्या समझा रहा है. उनके नोट्स ढंग से लिखो.
ठीक है। और एक बात याद रखो कि जो क्लास में टीचर नोट्स लिखा रहे हैं ना, ट्राई कि आप वो नोट्स बुक में लिखो। कुछ लोगों को क्या लगता है कि ये नोट्स लिखने से क्या होने वाला है, मतलब हमारा कंसंट्रेशन नहीं बैठेगा, XYZ। डोंट थिंक दैट। जब आप नोट्स लिखते हो ना, व्हाट हैपन्स इज़ कि एक बार तो आप टीचर से सुन रहे हो, दूसरा आप लिख रहे हो, तो आपको इस तरह ना 2-3 बार आपकी मेमोरी में वो चीज़ फिट होती जाती है, और वो जितना फिट होगी ना, उसका आपको रिटेंशन, बहुत मैक्सिमम रिटेंशन होता है उसका, जिससे कि आपको क्लास की चीज़ें ना क्लास में याद रह जाएगी। घर पे आने के बाद उसका झंझट ही नहीं रहेगा, आपको अच्छे से याद रहेगा कि अच्छा टीचर ने क्लास में ये लिखाया था। तो ट्राई करो कि आप नोट्स लिखते चलो टीचर के साथ साथ, वो आपको मैक्सिमम एंड बेटर रिटेंशन के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट, घर पे आके क्या करना है? घर पे आके सबसे पहला काम तो ये है कि जो भी नोट्स है ना, उनको रिवाइज़ करो। अब रिवाइज़ कैसे करेंगे? पहले तो उनको पढ़ लो, पेजेस पलटाओ और पढ़ो, रिकॉल करने की कोशिश करो कि आज क्लास में क्या क्या पढ़ाया था। उसके बाद अब उन नोट्स में से कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कंसेप्चुअल होंगे, फिज़िक्स में भी कुछ कंसेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो AR के फॉर्म में आ जाते हैं और वो टीचर्स क्लास में पढ़ा देते हैं। तो उनको क्या करो, आप याद कर लो ढंग से। आप कंसेप्ट तो समझ चुके हो क्लास में, अब उनको बाय हार्ट कर लो, वो जो फैक्चुअल पॉइंट्स होंगे, जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स होंगे। उसके बाद बुक बंद कर दो एंड उनको लिखने की कोशिश करो बिना देखे। ये बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं, बहुत बड़ी गलती है ये। तुमको क्लास के नोट्स इतने अच्छे से याद होने चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है यार, सिलेबस तो सेम है। और सारे टीचर्स आज के टाइम पे जितने भी टीचर्स अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन, सब बहुत अच्छे टीचर्स हैं। इट इज़ समथिंग जो हमारे लिए एक बून है, ऑनलाइन कल्चर भी जो आ गया है, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। तो अच्छे से अपने नोट्स आप क्या करो, एक बार देख लिया, रीड कर लिया, उसको एकदम एक्टिव रिकॉल करो एंड देन बुक बंद करके वो सेंटेंसेस लिखने की कोशिश करो। अब आ गई न्यूमेरिकल्स की बारी। क्लास में जो भी न्यूमेरिकल्स कराए, कितने भी इजी क्यों ना हो, आपको ये क्यों ना लगे कि वो न्यूमेरिकल्स आपको आते हैं, आपने क्या करना है, आंसर पे ऑब्वियसली आंसर मत देखो, आंसर पे कुछ भी रख दो, अपनी कोई और बुक रख दो, क्वेश्चन देखो एंड वो न्यूमेरिकल्स जो क्लास में कराया है एज इट इज़ घर पे आके सॉल्व करो, विदाउट देखें, विदाउट सीइंग। ठीक है, ये 2 काम कर लो। इससे क्या होगा, आपका आधा से ज़्यादा जो पढ़ाया है ना, वो आपको एकदम अच्छे से रिटेन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, क्वेश्चंस पे आ जाओ। DPP दिए हो गए, या फिर जो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है आपके मॉड्यूल में, या आप कोई भी अगर बुक रेफ़र कर रहे हो, जैसे MTG की हो गई या फिर XYZ, जो भी बुक रेफ़र कर रहे हो, मैं रिसोर्सेज पे अभी नहीं जा रही हूँ, आप जो भी रेफ़र कर रहे होगे, मोस्टली DPP सभी कोचिंग वाले देते हैं। तो उस DPP में जो आज आपको टॉपिक सिखाया है, उसके जो सब क्वेश्चंस हैं, उनके अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अपने डाउट्स मार्क कर लो, नेक्स्ट डे टीचर से पूछ लेना, क्लियर करवा लेना, हो गया। अब NCERT पे आते हैं। देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, फिज़िक्स के लिए मैंने पूरी NCERT नहीं पढ़ी थी, बट कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको NCERT पढ़ना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हो गया आपका मॉडर्न फिज़िक्स में NCERT पढ़ के ही जाओ। उसके बाद हो गया आपका मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो मैग्नेटिज्म वाला पार्ट आता है, उसमें भी NCERT पढ़ो। मैकेनिक्स में NCERT मैंने पूरी नहीं पढ़ी थी, आई हैव ट्राइड टू रीड इट बट आई कुडंट डू इट। मतलब आई वुड से अच्छा होगा इफ़ यू रीड इट वन टाइम, इट विल बी गुड फॉर यू। एक रीडिंग लगा लो उसकी ढंग से एंड उसके बाद क्या होगा ना, आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको पता होगा कि NCERT में ये लिखा हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। एक समरी बता देती हूँ जल्दी से। पहले क्या करोगे, क्लास में ढंग से ध्यान दोगे। घर पे आने के बाद वो क्लास के नोट्स बिना देखे लिखने की कोशिश करो, एक्टिव रिकॉल करो, और जो क्वेश्चंस कराया है क्लास में, जो भी प्रॉब्लम्स कराया है, वो भी बिना देखे करने की कोशिश करो, वो क्वेश्चंस आपको आसानी से आ जाएंगे। नेक्स्ट, DPP लगा लो, अपने क्वेश्चन सॉल्व कर लो। उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो NCERT की रीडिंग कर। सो नेक्स्ट हमारे सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं, विच इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं हमारा, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के साथ। फिजिकल केमिस्ट्री की सारी चीज़ें आर सेम एज फिज़िक्स। जो भी मैंने पॉइंट्स फिज़िक्स में बताए हैं, सेम फिजिकल केमिस्ट्री को अप्लाई होता है। इसके साथ साथ बस इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आ जाता है कि फ़िज़िकल केमिस्ट्री में ना आपने NCERT पे बहुत फोकस करना है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट पूरी केमिस्ट्री के लिए ही NCERT इज़ योर बाइबल, लाइक एवरीबडी सेज NCERT इज़ द ओनली बुक। यू हैव टू फोकस अ लॉट ऑन NCERT। फिज़िकल केमिस्ट्री में भी क्या करो, जितने भी ग्राफ्स हैं, ठीक है, फ्रीजिंग इन मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन, फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, ये सारे जो ग्राफ्स होते हैं, जो फिज़िकल के फॉर्मूलाज भी NCERT में दिए हुए, जो एनोटेशंस उसमें यूज़ किए गए हैं,
वो सारे एकदम ध्यान से पढ़ो, लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ो, एकदम फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए एनसीईआरटी का एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है। नेक्स्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आ जाता है। सेम, पहले लेक्चर लगा लो। अब घर पे आके क्या करना है, जो लेक्चर में जितनी भी रिएक्शंस कराई गई है, एक रिएक्शन क्यों ना कराई गई हो या फिर एक कराई गई हो 10 कराई हो, डजेंट मैटर, वो आने के बाद उनको रिवाइज़ करो, उनको लर्न करो, अच्छे से लर्न करो। कोई रिएक्शन की मैकेनिज़म्स है वो भी लर्न करो, जो नेम रिएक्शंस है वो भी लर्न करो, और उनको अपनी जो रफ बुक है आपकी उसमें बिना देखे लिखना है। बिना देखे लिखते रहो, जब तक याद नहीं होती ना तब तक लिखते रहो। बिना देखे लिखो, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करनी अपने आप के साथ। बुक बंद कर दो, आपकी क्लास नोटबुक बंद कर लो, एक बार ढंग से लर्न कर लिया, क्लास नोटबुक बंद, रफ बुक में उसको लिखना स्टार्ट करो। जब तक आपको वो बाय हार्ट लर्न नहीं हो जाती तब तक लिखते रहो। स्पेशली नेम रिएक्शंस के लिए, इवन जो मैकेनिज़म्स वाली रिएक्शन भी होती है वो भी अच्छे से लिख लिख के लर्न करो, ताकि आपको मैकेनिज़म्स एकदम बाय हार्ट हो जाए। अगर कभी बीच में से देखो टफ करेंगे पेपर तो क्या करेंगे, मैकेनिज़्म दे देंगे। मैकेनिज़्म अगर बीच में से आ गए ना तो आपके तो एकदम फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि ये तो हमको आता ही है, हमने तो बिना देखे लिखा था। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी पढ़ लो, उसमें क्या करो, एनसीईआरटी पढ़ के ऑब्वियसली जैसे सब लोग इसमें एनोटेट करते हैं एनसीईआरटी में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करो। जो उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखो, जो कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती है ना उसको मत छोड़ना बिल्कुल भी, उसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। और जो इंट्रोडक्टरी पार्ट भी होता है, जैसे एक अमाइंस में मुझे याद है, अमाइंस के इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि टर्शरी और क्वाटरनरी अमाइन से क्या क्या बनता है, किसी से परफ्यूम्स बनते हैं, किधर यूज़ होते हैं, वो भी चीज़ें मत छोड़ो, क्योंकि वो भी आ सकती है, उनके यूजेस भी काफ़ी बार आ जाते हैं। तो वो भी अच्छे से उसको हाईलाइट करो, साइड बाय साइड लिखते चलो, एंड वो भी ट्राई करो कि आप उसके इतने रिविजन्स करो कि आपको वो भी अच्छे से याद हो जाए। एटलीस्ट आपके माइंड में होना चाहिए रफ कि ठीक है इसके ये यूजेस हैं, एंड वो सारा। और एनसीईआरटी में भी जो मैकेनिज़म्स दी हुई है जिन रिएक्शंस की, वो भी एकदम से पक्के कर लो। जो बॉक्स में रिएक्शंस दी है वो करो, साथ ही साथ जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी के वो भी पूरे करने हैं आपको। एक भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बार बार वो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करते रहो। ऐसा बहुत हुआ है रिसेंट टाइम्स में कि जो रिएक्शंस है ऑर्गेनिक की भी, वो इन टेक्स्ट क्वेश्चन से आ जाती है या फिर बैक एक्सरसाइजेस से आ जाती है। तो ऑर्गेनिक में ना एनसीईआरटी की एक भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन मत छोड़ो और एक भी बैक एक्सरसाइज मत छोड़ो, पूरे कर डालो। इतने बार करो कि तुमको सारा याद हो जाए, झंझट ही ना बचे उसका। नेक्स्ट डीपीपी पे लगाओ और प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट आते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स करो। अब इनऑर्गेनिक का क्या है ना, थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है, क्योंकि इसमें रटने वाली चीज़ें बहुत हैं। स्टार्टिंग के इनऑर्गेनिक के जो 2-3 चैप्टर्स हैं ना, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, पीरियोडिक टेबल हो गया, ये चैप्टर्स एकदम अच्छे से करो, क्योंकि ये बेस चैप्टर है पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। आपके 12th के भी जो चैप्टर्स है, डीएनएफ ब्लॉक हो गया, कंपाउंड्स हो गए डीएनएफ ब्लॉक के, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हो गया, ये सारे का भी बेसिस ना केमिकल बॉन्डिंग में ही है। तो केमिकल बॉन्डिंग कोचिंग में ज़्यादा टाइम तक चलती भी है, मतलब ज़्यादा लंबा पढ़ाते हैं उसको, क्योंकि बड़ा चैप्टर है और बहुत कंसेप्चुअल चैप्टर है वो इनऑर्गेनिक के लिए। वो चैप्टर बहुत अच्छे से करो, उसका एक भी पार्ट छोड़ना मत। और केमिकल बॉन्डिंग की एनसीईआरटी भी एकदम अच्छे से कर लो, कुछ भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, मतलब एक एक पॉइंट को बार बार करो। और उसमें जो चार्ट्स भी दिए हुए हैं ना केमिकल बॉन्डिंग के, वीएससीपीआर थ्योरी के, वीबीटी के, वो भी सारे ढंग से उनके एग्जाम्पल्स के साथ आपको लर्न होने चाहिए ऑन टिप्स। वो क्या होगा, अब आप क्या बोलोगे कि ये तो कंसेप्चुअल है, इसको लर्न करने की क्या ज़रूरत, ऐसी बात नहीं है। आप उसको जितनी बार रिवाइज़ करोगे ना उन कंसेप्ट्स को, वो आपको अपने आप लर्न होते जाएंगे। और पेपर में क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकल बॉन्डिंग से कैसा वाला क्वेश्चन आता है, मैच द कॉलम वाला। उस क्वेश्चन में अलग अलग आपको कंपाउंड्स दिए हुए होते हैं और उनके शेप्स, उनकी ज्योमेट्री मैच करनी होती है। अब आप इतने बार इसको रिवाइज़ कर लोगे ना कि विदाउट करने के भी आपको वो कंपाउंड्स का शेप याद रह जाएगा, तो आपका मैच द कॉलम जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा, टाइम सेव होगा। प्रैक्टिस करो एमसीक्यू प्रैक्टिस में ना, आपको इसमें पीवाईक्यूज़ बहुत अच्छे से करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। क्या करो, उसमें अगर पीवाईक्यूज़ में कोई फैक्ट आता है जो आपको लग रहा है कि आपको याद नहीं है या फिर आपने क्लास में नहीं पढ़ा है, तो उस फैक्ट को एज इट इज़ याद कर लो। आप अपने नोट्स बना रहे होगे, शॉर्ट नोट्स, या फिर आपकी कोई बुक होगी अलग से, उसमें वो लिखते चलो एंड उसको एज इट इज़ लर्न करो। लेट्स गेट ऑन टू आवर लास्ट सब्जेक्ट विच इज़ बायोलॉजी। अब मैं बताती हूँ इसमें सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं हम लोग, कि यार ये तो आसान टॉपिक है, आसान सब्जेक्ट है, ईजीली हो जाएगा। ऐसा मत करना, डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड।
जब हमें कोई चीज़ आती है या फिर हमें पता होता है कि यार ये ईजी है, तो पता है सबसे बड़ी क्या गलती होती है हमसे, कि हम उसको ग्रांटेड ले लेते हैं और लास्ट में जाते जाते जो सब्जेक्ट हमको लगता था कि हमारा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो सकता था, वही वीक सब्जेक्ट हो जाता है। ऐसा मत करना, उसको भी मतलब इक्वली टाइम दो। बायोलॉजी को ऐसा मत करो कि यार ये तो ईजी है तो हमने इसको पूरी तरह से छोड़ दिया, नहीं, ऐसा नहीं करो। वो कब ईजी है, जब आप उसको बार बार पढ़ते रहोगे। तो डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड, इट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक एंड डोंट डू इट। स्कोरिंग सब्जेक्ट, सो यू हैव टू एम एटलीस्ट 350 मार्क्स। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यू ऑल नो, अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ लो तो फिर स्कोर हो जाएगा आराम से। इसलिए बायोलॉजी का आपका एम रखो कि एटलीस्ट 350-360 मार्क्स आने ही चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए। 350 आएंगे तभी तो हमारा चांस होगा ना 680 लाने का। ओके, अब ये पॉसिबल कब है? 350 मार्क्स बोलने के लिए बहुत अच्छे लगते हैं बायो में, बट इतनी ईजिली आते नहीं हैं, उसके लिए भी बहुत पढ़ना पड़ता है। ये पॉसिबल कब होगा? जब आपकी एनसीईआरटी एकदम फिंगर टिप्स पे हो। बाय हार्ट करना है एनसीईआरटी की लाइन। क्या करना है, बायोलॉजी जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो एक बार तो आपने पढ़ लिया, ठीक है, टीचर जब ऑब्वियसली पढ़ा देंगे, घर पे आके वो पेज पढ़ो, फिर चैप्टर हो गया, फिर एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लिया, 2 बार पूरा चैप्टर पढ़ लिया। उसके बाद ट्राई करो कि आप जितने बार एनसीईआरटी पढ़ते जाओ ना, तो जो लाइंस है वो आपको बाय हार्ट लर्न हो जाए। क्योंकि एनसीईआरटी के जो एआर आते हैं बायोलॉजी में, वो एज इट इज़ लाइंस उठा के आती है एनसीईआरटी की, इधर से उधर से सारी लाइंस ही डालते हैं वो एनसीईआरटी की। एंड हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम कि एनसीईआरटी को निगलेक्ट कर देते हैं। एंड देन लास्ट में जब वो क्वेश्चन हमें नहीं आता, फिर हम जाके सोचते हैं यार ये किधर थी, ये तो लाइन हमने पढ़ी ही नहीं है। क्योंकि हम क्या करते हैं, क्लास नोट्स पढ़ के जाते हैं, हम एनसीईआरटी को निगलेक्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, एनसीईआरटी ही ढंग से पढ़नी है हमको। एनसीईआरटी से देखो, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ लो, आई वोंट से कि एक्स्ट्रा मत पढ़ो, क्योंकि उससे आपके कंसेप्ट्स और क्लियर होते हैं एंड थोड़ा हेल्प हो जाती है। जब इतना पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तो पढ़ ही सकते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा जाने की ज़रूरत नहीं है। डोंट गो ओवरबोर्ड, उससे क्या होगा कि आपको उतना सारा याद नहीं रहेगा। जो एनसीईआरटी है पहले उसको मास्टर करो। ट्राई टू मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी को एकदम अच्छे से रट लो, एकदम मतलब बाय हार्ट होनी चाहिए। नींद में से भी कोई उठा के पूछ लेना तो वो भी आ जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट, अब बायोलॉजी का कैसा है ना, इसमें 2 टाइप के चैप्टर्स हैं, एक कंसेप्चुअल चैप्टर्स है और एक मेमोराइज़ करने वाले चैप्टर्स हैं। पहले हम कंसेप्चुअल चैप्टर्स की बात करते हैं। कंसेप्चुअल जो हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है, उसका एग्जाम्पल है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है 70 to 80% जो पार्ट है दैट इज़ कंसेप्चुअल। उसमें आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए। एंड जेनेटिक्स इज़ ऑल्सो अ टॉपिक आई वुड से जिससे मतलब अ लॉट ऑफ पीपल आर अफ्रेड ऑफ इट। सबको लगता है कि यार नहीं होगा, इतने सारे मेंडल के लॉज है, देन उसमें कैलकुलेशंस भी आ जाती है थोड़ी सी। बट एज आई सेड अर्लियर, डोंट बी अफ्रेड ऑफ इट, यू कैन डू इट। अंडरस्टैंड कर लो क्लास में ही, लेक्चर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई डोंट नो हाउ टू एम्फेसाइज दिस एंड हाउ मच टू एम्फेसाइज दिस। इनफैक्ट अभी जब मैं बोल रही हूँ तो सबको लग रहा होगा कि यार ये क्या बार बार बोल रहे हो कि क्लास में ही सुन लो, क्लास में ही सुन लो। इट इज़ ट्रू गाइज। जब आप रियलाइज़ करो या आप मॉक पेपर पे दोगे और कोई क्वेश्चन आएगा ना, सबसे पहले आपको क्लास की बातें याद आएगी। अगर आप वो ढंग से याद रखते हो ना, तो आपका आधा काम वही हो जाता है। और टीचर्स इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके देते हैं ना कि आपको दूसरा एक्स्ट्रा झंझट करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जितना अच्छा क्लास में ध्यान दोगे, आपको घर पे आके ना उतना आपका बर्डन कम हो जाएगा और उतना ईजी जाएगा आपको चीज़ें रिवाइज़ करने के लिए। नेक्स्ट, जब क्लास में चल रहा हो तभी पक्का कर लो। ये तो मैंने बता दिया आपको सारे कंसेप्ट। जैसे कि अगर हम जेनेटिक्स का एग्जाम्पल ले तो मैं बताती हूँ, मेंडल के जो लॉज है, जब समझा रहे हो ढंग से समझ लो वहीं पे। फिर एक इसमें कैलकुलेशन वाला आ जाता है, गैमेट्स कैलकुलेट करने की प्रोबेबिलिटी। ये भी अच्छे से कर लो, क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं, घर पे आके भी उसके बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेना। ये जो चैप्टर है ना, इसके आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करो ना उतने कम है। करते जाओ करते जाओ। और एक मिसकंसेप्शन बहुत है कि अलग अलग टाइप के एमसीक्यूज़ होने चाहिए। सही है, अलग अलग टाइप के होने चाहिए। अगर सपोज़ आपको 100 क्वेश्चन की डीपीपी दे दी है, अब मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट वी डू इज़ 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए, क्वेश्चन हमसे सारे बन गए, हमने वो साइड में रख दिया। नहीं, जब आप वापस इस चैप्टर का रिविजन करोगे, वो सेम 100 क्वेश्चंस वापस से करो। आपको नए क्वेश्चंस नहीं मिल रहे तो कोई बात नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जितने बार चैप्टर रिवाइज करो तो नए नए क्वेश्चंस करो, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। वो जो आपने 100 क्वेश्चंस ऑलरेडी लगाए थे ना, उनको वापस से सॉल्व करो। वो 100 क्वेश्चंस जो है आपके, एटलीस्ट वो 2 से 4 बार सॉल्व होने चाहिए। तब आपको जाके उस पर्टिकुलर चैप्टर में, उस पर्टिकुलर टॉपिक में यू विल हैव एन अपर हैंड, यू विल गेट अ मास्टरी ऑफ दैट टॉपिक। ओके,
नेक्स्ट एनसीईआरटी रीडिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी रीड करते चलो, हाईलाइट करते चलो साथ ही साथ, एंड साइड बाय साइड आपके ओन वर्ड्स में आप लिखते जाओ जो भी आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं जो मेमोराइजिंग वाला टॉपिक्स है। एग्जाम्पल क्या क्या हो गया, जैसे कि माइक्रोब्स वाला है, ठीक है, प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम हो गया। इनमें कैसा है, कुछ चीज़ें कंसेप्चुअल है, जैसे रिप्रोडक्शन वाला पार्ट हो जाता है प्लांट किंगडम में, डिफरेंट क्लासेस का, जिम्नोस्पर्म्स का एंड ऑल ऑफ दैट, वो कंसेप्चुअल पार्ट है। माइक्रोस्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, ये समझना है और बाकी उसके बाद आपको पूरा लर्न करना है। उसके जो एग्जाम्पल है, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ये सारे आपको लर्न करना है। अब इन टॉपिक्स को मास्टर करने का एक ही तरीका है, विच इज़ रिविजन, मल्टीपल रिविजन्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये दोनों चीज़ें पैरेलल चलती है। इनमें ये दोनों भी सब्जेक्ट्स में एक ही चीज़ करनी है, रिविजन। जितने बार रिविजन करोगे ना, उतना वो टॉपिक पक्का होता चलेगा। तो इसलिए ट्राई टू डू मल्टीपल रिविजन्स फ्रॉम एनसीईआरटी डायरेक्टली। आप अपने नोट्स पढ़ लो एक बार दो बार, उसके बाद ना एनसीईआरटी से रिवाइज़ करते जाओ, डायरेक्ट एनसीईआरटी से रिवाइज़ करो। उससे आपको वो जो लाइंस एनसीईआरटी की जितनी बार आपके आंखों के सामने से जाएगी ना, उतनी बार यू विल गेट कंफर्टेबल विथ इट, यू विल गेट अ हैंड ऑफ इट। एनसीईआरटी की लैंग्वेज से कंफर्टेबल हो जाओगे, उसके डिफरेंट वर्ड्स से कंफर्टेबल हो जाओगे, एंड ऑब्वियसली फिर आपको लास्ट में इट विल बी अ पीस ऑफ केक फॉर यू एंड यू कैन वेरी इजीली गेट थ्रू योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, ओके, शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आई वुडेंट से ऐसे चैप्टर्स के नेसेसरी है। ओके, नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, रिविजन। रिविजन के लिए आई टेल यू, 8 मंथ्स थे हमारे पास, उसमें से आप क्या करो, लास्ट के जो 2 महीने हैं, मार्च 4 से लेके मई 3 तक, 2 महीने रिविजन के लिए रखो। मेरी बात सुनो, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है ये, नो, 2 महीने रिविजन के लिए रहने दो। कुछ लोगों का कैसा होगा, कहीं कहीं पे सिलेबस शायद कंप्लीट ना हो, बट डू नॉट पैनिक फॉर दैट। हार्डली सिलेबस कंप्लीट नहीं होना मतलब क्या, आपके 2-2, 3-3 चैप्टर्स बचे होंगे, हर सब्जेक्ट के हो सकता है। मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो है वो मार्च तक कंप्लीट हो ही जाता है। 80% सिलेबस एनी हाउ हर कोचिंग में कंप्लीट हो जाता है। तो रिविज़न आप साइड बाय साइड स्टार्ट कर दो। 4-5 मार्च से, चलो 10 मार्च ले लो, उससे आपने रिविज़न स्टार्ट करना ही करना है साइड बाय साइड। जो स्टार्टिंग से आपने चैप्टर्स पढ़े थे, जो चैप्टर्स को पढ़ के बहुत टाइम हो गया है, 11 जैसे कि अब 12th का एंड होता है लास्ट में, तो 11th का वापस से रिवीजन करना स्टार्ट करो साइड बाय साइड। आपके 3-4 चैप्टर्स रह गए होंगे कंप्लीट करना, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, वो करते रहो कंप्लीट, साथ में रिवीजन स्टार्ट कर दो। क्योंकि देखो अब 2 महीने रहेंगे रिवीजन के लिए, उसमें एटलीस्ट आप आई वुड से 2 लॉन्ग रिविजन्स एंड 2 शॉर्ट रिविजन्स आराम से कर सकते हो। मैंने भी ऐसे ही किया था। व्हाट आई डिड वाज कि लास्ट में मैंने 2 लॉन्ग रिविजन्स किए थे, लॉन्ग रिविजन्स एज इन एकदम कंप्लीट रिविजन्स डिटेल में क्लास नोट्स के साथ, एंड 2 शॉर्ट रिविजन्स विच इज़ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ वो देखना। आप इतना कर लोगे ना तो आपके माइंड एंड बॉडी को मतलब यू नो योर माइंड विल बी स्टेबल कि यार मैंने इतने बार रिवाइज भी कर लिया। तो यू विल हैव अ सेल्फ कॉन्फिडेंस विच विल हेल्प यू टू बूस्ट योर स्कोर ऑन द डे and yeah, it'll give you confidence, which is very important when you're solving the question paper. Okay, so the video has come to an end. It was all about how can you improve yourself in these 8 months and get to your goal, achieve it, and you know, just get into the medical college. I've mentioned almost all the points which were important and which I also applied when I was preparing for NEET 2024. So yeah, that's it for this video. And if you like this video, if you found any of this information useful, do subscribe to my channel, share the video and like the video. I'm a new YouTuber, as you guys can see. It'll mean a lot if you subscribe to the channel. And yes, keep watching. All the best. Thank you.